अब बात हरियाणा की, जहां विधानसभा चुनाव का माहौल बेहद हॉट है। गठबंधन और टिकट की टेंशन है, नेताओं की बगावत है, जुबानी वार पलटवार है, सब चल रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर यह बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी को 6 सीटें दे सकती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। जींद, कलायत, पानीपत ग्रामीण, ये जो सीटें हैं इसको कांग्रेस दे सकती है। पेहोवा, फरीदाबाद, गुरुग्राम भी सीट दे सकती है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का ऐलान जल्द संभव हो सकता है। जैनेंद्र और दीपक, मेरे दो सहयोगी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, मेरे साथ जुड़ गए हैं खबरों को विस्तार देने के लिए। सबसे पहले जैनेंद्र के पास चलते हैं। जैनेंद्र, पहला सवाल तो ये कि क्या गठबंधन हो पाएगा, हो जाएगा? और दूसरी बात यह है कि जिस एक सीट पर मामला फंसा हुआ है वो किधर जाने वाली है, आम आदमी पार्टी में ही कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि गठबंधन क्यों होकर रहेगा। पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस ये गठबंधन इसलिए करेगी क्योंकि इसकी पहल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो बना रहे, बरकरार रहे बीजेपी के खिलाफ तमाम राज्यों में, और उसी की कड़ी में हरियाणा में भी वो चाहते हैं कि कांग्रेस न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि लेफ्ट और समाजवादी पार्टी के लिए भी सीटें छोड़े। इसलिए उन्होंने अपने प्रदेश इकाई के नेताओं से कहा कि इस पर प्रयास करिए, और इसके बाद कवायद एक्सरसाइज शुरू हुई और अब बातचीत बिल्कुल आखिरी चरण में है। आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में गठबंधन इसलिए करना चाहेगी क्योंकि उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट 6 महीने बाद होने वाला दिल्ली का चुनाव है। वो हरियाणा चुनाव में अपने सारे रिसोर्सेज खर्च नहीं करना चाहेगी, और जिस तरीके से हवा कांग्रेस के पक्ष में है, आम आदमी पार्टी को पता है कि केजरीवाल के गृह राज्य में अगर ज्यादातर सीटों पे आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो हो सकता है उसका नुकसान, उस माहौल का नुकसान उसे दिल्ली में भी उठाना पड़े। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को पता है कि इस बार माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो है वो बटेगा नहीं, क्योंकि आईएनएलडी और जेजेपी भी संघर्ष कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो फिर भी नई पार्टी है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी भी किसी भी सूरत में ये गठबंधन चाहती है। दोनों पार्टियों की ये जरूरत है और बिल्कुल क्लाइमेक्स पे बातचीत है। अब शुरुआत 10 सीटों से आम आदमी पार्टी ने की थी, क्योंकि उन्होंने एक सीट लोकसभा में लड़ा था और उस हिसाब से 10 में से एक सीट उन्हें मिली थी, तो उस हिसाब से वो 90 में 9 से 10 सीटें चाह रहे थे। लेकिन कांग्रेस की झोली में ज्यादा सीटें देने के लिए थी नहीं। कांग्रेस ने 4 सीटों से बात शुरू की, 4 से 5 पर बात आई, और अब क्लाइमेक्स फाइनल स्टेज में जो है वो 6 सीटों पर बात लगभग बन गई है। और वो 6 सीटें हैं जिंद और कलायत, जो पसंद की सीटें हैं आम आदमी पार्टी की, जिस पर आम आदमी पार्टी के नंबर 1 और नंबर 2 नेता हरियाणा के वो लड़ने वाले हैं। शुरुआत में कांग्रेस रिलक्टेंट थी ये सीटें देने के लिए, क्योंकि एक सीट से उनके एक सांसद अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, दूसरी सीट से रणदीप सुरजेवाला अपने करीबी के लिए मांग रहे हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वो सीटें देना चाहती थी जहां वो कमजोर है, शहरी सीटें जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद। आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे भी पता था कि इन सीटों पर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली वो भी इसके लिए तैयार हो गए। तो गुरुग्राम और फरीदाबाद की सीट भी ओके हो गई है। 2 सीटें बच गई, पेहोवा और पानीपत ग्रामीण। ये वो सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी ने मांग की थी, और इसके बाद अब ये 6 सीटों पर बातचीत लगभग तय हो गई है, और अंत में अब आधिकारिक तौर पर ऐलान का इंतजार है। और आखिरी दौर की बात, एक दौर की बातचीत दोनों पार्टियों के आला नेताओं के बीच और होगी, और इसके बाद ऐलान संभव है। आखिरी बात मैं कह दूं, पूरी तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये होकर रहेगा। जैनेंद्र, आपकी खबर जो है, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का ये ऑफर कबूल होगा? क्या सीटों के इस फॉर्मूले से ही गठबंधन होगा? इस बीच आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद राघव चड्ढा ने जब गठबंधन पर सवाल पूछा गया राघव चड्ढा से, तो उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। वो बयान हम आपको सुनाते हैं। राघव जी, क्या फाइनल हुआ है? उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कितनी सीटों पर फाइनल? कितनी सीटों पर? उम्मीद पर दुनिया कायम है। राघव जी, क्या फाइनल हुआ है? उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कितनी सीटों पर? कितनी सीटों पर? उम्मीद पर दुनिया कायम है। राघव जी, क्या फाइनल हुआ है? उम्मीद है कि फाइनलाइज होगा। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कितनी सीटों पर? कितनी सीटों पर? उम्मीद पर दुनिया कायम है। गठबंधन को लेकर इशारे हो रहे हैं, कयास लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा है। साफ साफ बोलने से कतरा रहा है। आला कमान के ऑर्डर पर चलने का राग अलापा जा रहा है। यही कारण है कि गठबंधन पर अभी भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कयास पे और चर्चा पे तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कौन क्या कयास लगा रहा है, कौन क्या टिप्पणी कर रहा है, चुनाव के दौरान इस तरह की टिप्पणियां और कयास हमेशा लगाए जाते हैं, उस पर मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं 90 विधानसभा सीटों पे पूरी तैयारी कर रहा हूं। पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को
जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये बात सही है कि एक तरफ समझौते की बातें भी चल रही हैं। आलाकमान अरविंद केजरीवाल जी जो भी निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ होंगे। आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। हमारे संयम को कोई हमारी कमजोरी समझने की गलती ना करें। तो अभी भी खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। दीपक रावत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। दीपक, सवाल यही है कि जब इंडिया गठबंधन एक है, यही संदेश भी देना है और लगभग ये बताया जा रहा है कि बात हो चुकी है तय, गठबंधन होकर रहेगा, तो खुलकर बोल क्यों नहीं रहे हैं नेता? किस बात का डर है? देखिए, खुलकर पहले इसलिए भी नहीं बताई जाती चीज़ें क्योंकि जो बात बन रही होती है वो बिगड़ जाती है। ये अक्सर पार्टियों का मानना है। लेकिन दो तीन चीज़ें मैं साफ कर देता हूं विवेक। एक तो हरियाणा आम आदमी पार्टी के लिए क्यों ज़रूरी है। हरियाणा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पंजाब और दिल्ली से सटा हुआ बॉर्डर है और आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की लगातार ये कोशिश है कि जितनी भी ज़्यादा विधानसभा चुनाव में वो अपना कहीं ना कहीं कोशिश ये करे कि एक दो सीटें भी निकाल दे तो अपनी स्थिति को जो है वहाँ पर मजबूत करने में आगे कामयाब रहेगी। इसलिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की तैयारी बहुत पहले से कर रही है। दूसरी बात जो जैनेंद्र बता रहे थे कि करीबन 6 सीटों पर बात बनती हुई दिख रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 6 सीटें भी आम आदमी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी मान के चल रही थी कि और उन्हें बहुत कम सीटें भी मिलती है, लेकिन सीटें वो दी जाए जो सीटें वो चाहते थे। जैसे कि 2 सीटों पर खासतौर पर अनुराग ढांडा जो चाहते हैं, जो कि पार्टी के उपाध्यक्ष हैं हरियाणा में, कलायत सीट पर उन्होंने काफ़ी सालों से मेहनत की है, वो चाहते हैं कि वो सीट अगर उनकी झोली में आए तो लंबे मार्जिन से जीत दर्ज कर सकते हैं। दूसरी बड़ी सीट जींद की थी जो कि सुशील गुप्ता जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, वो चाहते हैं क्योंकि जींद वाली सीट पर पंजाबी वोटर और बनिया वोटर दोनों ही वोटर्स का वर्चस्व है और सुशील गुप्ता बनिया है, अग्रवाल समाज से आते हैं, तो उनको फायदा वहां पर मिल सकता है। तो सीधे तौर पर सीटों को लेकर बहुत ज्यादा उलझन नहीं है। उलझन इस बात को लेकर थी कि इन 2 सीटों पर जो कि आम आदमी पार्टी मान के चल रही है कि वो निकाल सकती है, उन 2 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट के लिए चाह रही थी, उसके लिए उस पर लड़ाई लड़ी और अब माना ही जा रहा है कि कल तक इसकी घोषणा भी हो जाएगी। 6 ना सही तो 5 सीटों पर जरूर दोनों का गठबंधन हो जाएगा। ठीक है, दीपक और जैनेंद्र, आप दोनों का इस अहम जानकारी के लिए चुनाव को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के चुनावी दंगल में आज विनेश फोगाट भी उतरी। कांग्रेस में शामिल होने और टिकट पाने के बाद विनेश फोगाट ने आज चुनाव प्रचार का आगाज किया। लोगों के बीच गई, प्यार और सम्मान के लिए शुक्रिया कहा और उम्मीद जताई कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। बस इनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं, जिम्मेदारी आ गई है, दिल से निभाऊंगी और आशीर्वाद रहेगा परमात्मा का। और अब चलिए आपको एक और बड़ी और अहम खबर बताता हूं। हरियाणा में सियासी गीत बदले मनमीत। जी हां, हरियाणा के रण में बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद नाराजगी का जो दौर शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई कद्दावर नेता इस्तीफा दे चुके हैं, एक के बाद एक बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। और थोड़ी देर पहले बीजेपी को परेशान करने वाली एक और खबर आई। क्या खबर है ये? मशहूर गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं वो। कन्हैया मित्तल यूपी चुनाव में चर्चित हुआ था। ये इनका गाना जो राम को लाए हैं, आपने सुना होगा, यही गाना गाने वाले हैं कन्हैया मित्तल। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जाने माने जो भजन गायक है कन्हैया मित्तल, उन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। वो कब और कहां कांग्रेस में शामिल होंगे इस बारे में उन्होंने खुलकर नहीं बताया, लेकिन ये कंफर्म कर दिया है कि वो जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कन्हैया मित्तल का जो गाना था ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, काफी फेमस हुआ था। कन्हैया मित्तल लगातार सार्वजनिक मंचों से बीजेपी की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी से नाराज है। वजह है टिकट का नहीं मिलना। तो एबीपी न्यूज से बातचीत में कन्हैया लाल मित्तल ने कहा है कि कभी संपूर्ण रूप से बीजेपी में वो शामिल नहीं थे, वो अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गुरु हैं और रहेंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। बीजेपी से कोई बैर नहीं है, लेकिन सनातन का काम कांग्रेस में रहकर भी हो सकता है। कन्हैया लाल मित्तल का यह बयान है। अपनी बातचीत में उन्होंने और क्या क्या बातें कही वो मैं अब आपको सुनवाता हूं। मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो।
हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए, और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ। और कन्हैया मित्तल के कांग्रेस की नैया में सवार होने पर कांग्रेस गदगद है, बीजेपी पर जमकर तंज कस रही है। वही हैं जिन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए जिनकी भावनाएं हैं कितना निराश कुंठाग्रस्त हो रहे हैं भाजपा से मोह भंग हो रहा है उन सभी का जो भाजपा के साथ जुड़े थे। और एक बड़ी खबर आ गई है सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सीएम योगी ने कहा है अखिलेश यादव को योगी का यह करारा जवाब है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है। समाजवादी पार्टी सरकार में माफिया राज था, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। सत्ता विरासत में मिलती है, दिमाग नहीं, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है। सुनाते हैं हम आपको। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था, और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता अगड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जब उनके किसी एक माफिया सागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो तब ये चिल्लाने लगते हैं। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता विरासत में मिल सकती है, बुद्धि विरासत में नहीं मिलती है। तो ये करारा जवाब योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को दिया है। वीरेश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जरा उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, समझते हैं। वीरेश, ये जो मामला है सुल्तानपुर वाला, सुल्तानपुर एनकाउंटर का, ये इतनी जल्दी शांत होता नहीं दिख रहा है। दोनों ओर से वार पलटवार जमकर हो रहे हैं, क्यों खिंच रहा है ये मामला इतना ज्यादा? देखिए, उपचुनाव नजदीक है और उपचुनाव नजदीक होने की वजह से दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। जो योगी सरकार है उसको पहली बार विकास दुबे एनकाउंटर के बाद इतनी बड़ी समस्या का एनकाउंटर को लेकर सामना करना पड़ रहा है। उस वक्त विकास दुबे एनकाउंटर पर विपक्ष ने सवाल तो जरूर खड़े किए थे, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी एक स्वर में बात नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार राहुल और अखिलेश की जोड़ी एक स्वर में एक साथ निशाना योगी सरकार पर साध रही है। इससे तिलमिलाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटहरी की विधानसभा के उपचुनाव में सभा में अपनी बात को रखते हुए कहा कि जो कानून का उल्लंघन करेगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और जो स्ट्रेटजी है, जो नीति है, जो पॉलिसी है योगी आदित्यनाथ की 2017 से लेकर जिस पर 2022 की सरकार बाबा के बुलडोजर के शासन पर रिपीट हुई थी, वही चाल, वही चरित्र, वही ताकत, वही समझ, वही बूझ योगी आदित्यनाथ की रहेगी। न बदली है, न बदलेगा, न कोई बदला
बदलाव इसमें आगे देखा जा सकता है। और यही चुनौती, यही ललकार योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश, राहुल और समग्र विपक्ष को दिया है कि उपचुनाव में मुद्दा रहेगा और 27 के चुनाव में भी यही ताकत, यही समझबूझ और इसी जोश के साथ योगी आदित्यनाथ और इसी रणनीति के साथ लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। योगी आदित्यनाथ अपने फैसले से, अपने व्यक्तित्व से और अपनी स्ट्रेटजी से नहीं बदलने वाले। और यही इसी का संदेश शायद वो अपने जो सार्वजनिक मंचों से दे रहे हैं। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड से खबर है, जहां केदार घाटी के गांव में बोर्ड से हड़कंप मच गया है, क्योंकि उन बोर्ड्स में लिखा हुआ है गैर हिंदू और रोहिंग्या मुसलमानों का गांव में घुसना मना है, व्यापार करना मना है। उत्तराखंड के गांव में लगे बोर्ड से हड़कंप मचा है। गांव में गैर हिंदुओं के प्रवेश की मनाही है। केदार घाटी के गांव में बोर्ड लगा दिए गए हैं, लिखा है गैर हिंदू रोहिंग्या का गांव में घुसना मना है, व्यापार करना मना है। केदार घाटी के गांव में जो बोर्ड्स लगे हैं उसकी वजह से काफी बवाल मचा है। ये देखिए, ये जो बोर्ड है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। चेतावनी, गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों व फेरी वालों का गांव में व्यापार करना घुसना वर्जित है। अगर गांव में कहीं भी मिलता है तो दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब केदार घाटी से जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो बोर्ड आए हैं वो हम आपको, ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर अब ये बोर्ड पूरा चल रहा है। जैसे ये है कि हमारे गांव में क्या होता है कि हम सीजनली अपने घरों को छोड़ के जितने भी पुरुष होते हैं वो नीचे मार्केट में आ जाते हैं और गांव में सिर्फ महिलाएं रहती हैं। तो महिलाएं रहती हैं तो इस तरीके के बाहरी व्यक्ति जिनका सत्यापन नहीं है या जिनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है, इस तरीके से लोग गांव में जाते हैं और गांव में गलत तरीके से महिलाओं को ठग के, और गांव में हमारे मंदिर होते हैं, मंदिरों में हमारे कभी भी ताले नहीं लगे होते हैं। किसी भी मंदिर में जो हमारे अपने मंदिर होते हैं, जो हमारे कुल देवता के मंदिर होते हैं, उनमें ताले नहीं होते हैं। और पूर्व में भी हमारे मंदिर में चोरी हुई है और ऐसे चोरी के कारण इस तरीके से बोर्ड लोग अपने सचेत होने के लिए अपने एक जागरूकता के माध्यम से ये बोर्ड लग रहे हैं कि भाई लोग गांव में जागरूक रहें। और कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है, यदि उसके पास परिचय पत्र नहीं है, उसके पास सत्यापन पत्र नहीं है, तो वो पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं, 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और संदिग्ध व्यक्ति देखते हुए 100 नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। इस तरीके से भी लोगों के बीच जागरूकता फैलाई गई है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खौफ का अंत कब होगा, यह सवाल लगातार बना हुआ है। ठीक उसी खौफ की तरह जो बहराइच के 35 गांव में बरकरार है। अभी इंसान के खून के प्यासे 2 भेड़िए अब भी फरार हैं, लगातार सबको चकमा दे रहे हैं, मौका पाते ही हमला कर देते हैं। तमाम इंतजामों और दावों के बावजूद अब तक 2 आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आए हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अब जब साफ साफ आदेश हो गए कि अगर भेड़ियों को पकड़ने का ऑपरेशन कामयाब नहीं हो तो फिर गोली मार दो आदमखोर भेड़ियों को, अंत किया जाए उसका। उसके बाद अब शूटरों की संख्या डबल कर दी गई। अब 18 शूटर तैनात हो गए हैं, 10 ड्रोन की मदद ली जा रही है। भेड़ियों की मूवमेंट को देखते हुए अलग अलग लोकेशंस पर 4 पिंजरे लगाए गए हैं, 8 थर्मो सेंसर भी लगाए गए हैं, थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वन विभाग की 25 टीमें जंगल का चप्पा चप्पा छान रही हैं। 350 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। इस बीच वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 3 स्पेशल टीमें बहराइच पहुंच चुकी हैं। वन विभाग अलग अलग गांवों में पोस्टर लगा रहा है और पैम्पलेट बांट रहा है। ऐसे ही महसी टिपरा गांव में पोस्टर लगाया गया, उसी पर हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने एक रिपोर्ट की है, आप देखिए। आदमखोर भेड़िए के आतंक को कम करने के लिए वन विभाग अपने स्तर से तमाम प्रयास कर रहा है। ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, थर्मल इमेजिंग कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है, इंफ्रारेड कैमरे लगाए जा रहे हैं, जाल और केज, ये सारे के सारे जो उपयोग में आ सकते हैं उन सबकी कोशिश की जा रही है कि उनके जरिए जो आदमखोर भेड़िए अभी तक पकड़ में नहीं है उनको पकड़ा जा सके। इसी के साथ साथ लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है, जिसके तहत यहाँ पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो स्थानीय लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के पोस्टर लगा रहे हैं। इस पोस्टर में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आओ पग चिन्हों को पहचाने, बिल्ली प्रजाति जिसमें बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भेड़िया और सियार आते हैं, इनके अलग अलग पग मार्क्स दिखाए गए हैं।
ये बताया गया है कि ये पग मार्क्स किस तरह के होते हैं। चूँकि गाँवों में भेड़िए लगातार देखे जा रहे हैं और इसकी जानकारी भी वन विभाग को दी जा रही। वन विभाग की टीमें आ करके और पड़ताल भी कर रही हैं, ड्रोन कैमरों को भी उड़ा रही हैं। और ये पोस्टर लगाने के पीछे जो मंशा है वन विभाग की वो ये है कि अगर उनको इस प्रकार का पग मार्क दिखता है गांव के लोगों को तो वो आएँ और इस तरह के पग मार्क्स को देखें और वन विभाग को सूचना दें। इस मकसद से ये जो पग मार्क्स हैं वो लगाए गए हैं। बिल्ली प्रजाति के अलग पग मार्क्स हैं और कुत्ता प्रजाति के, जिसमें लकड़बग्गा, भेड़िया, सियार आते हैं, उनके पग मार्क्स अलग हैं। ये देखिए, इसमें साफ साफ ये भी लिखा है बिल्ली प्रजाति के पग चिन्हों में नाखून नहीं बनते हैं। बिल्ली प्रजाति के ये 2 पग मार्क्स हैं जिनमें बाघ का और तेंदुआ का आता है। इनमें देखिए नाखून के निशान नहीं आते हैं, यही बात यहाँ भी लिखी है। और कुत्ता प्रजाति जिसमें लकड़बग्गा, भेड़िया और सियार आते हैं, कि कुत्ता प्रजाति के पग चिन्हों में नाखून के निशान पाए जाते हैं। तो जब आप इस तरह के पग मार्क देखें तब वन विभाग को फ़ोन करें, वो आ करके जो आवश्यक कार्रवाई होगी भेड़िए को पकड़ने के लिए करेगा। एक और पोस्टर यहाँ पर लगा है, इसमें लिखा है भेड़िया हमारे यहाँ पारिस्थितिकीय तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। आइए अपनी समझदारी से मानव वन्य जीव संघर्ष को घटाएं। हिंसक वन्य जीवों से सुरक्षा के लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं वो किस तरह से बरतें। चूँकि 10 लोगों को भेड़िया अब तक मौत के घाट उतार चुका है, तो यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए अब तक 10 लोगों की जान ले चुके हैं, उनमें से 9 बच्चे हैं। भेड़ियों के हमले में अब तक 56 लोग भी घायल हुए हैं। इस बीच आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। झुंड के 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी पकड़ से बाहर हैं। वो जंगलों में छुपे हुए हैं, मौका देखकर बाहर आते हैं और लोगों पर हमला करते हैं। यह है इस पूरे मामले की अपडेट। अब संजय त्रिपाठी के पास मैं आपको लिए चलता हूं, वो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। संजय, सर्च ऑपरेशन कहां पहुंचा, किस इलाके में पहुंचा? डीएफओ अजीत प्रताप सिंह जो हैं वहां के बहराइच के, उनका क्या कहना है, कब तक पकड़ लेंगे, ये जरा बताइए। आप तो लगातार बने हुए वहां। देखिए, हाँ बिल्कुल, आप भी अभी विवेक यहाँ पूरा माहौल देख करके गए हैं, आप भी लगातार यहाँ काम करते रहे हैं। अब जो वन विभाग की स्ट्रेटजी है वो कुछ चेंज हुई है। वन विभाग ड्रोन कैमरे चला रहा है, कई सारे अन्य टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, लेकिन 75 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिसमें ये खाक छाननी है उनको, और उसमें कहीं ना कहीं परेशानी पेश आ रही, क्योंकि 2 जो भेड़िए अभी तक पकड़ से बाहर हैं उनको पकड़ने में नाकामी इसलिए भी हासिल हो रही है क्योंकि अब तक उनका कोई इमेज फुटेज और सटीक उनकी लोकेशन जो है वो मिल ही नहीं पाई है। तो ऐसे में वन विभाग ने अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की है। वो स्ट्रेटजी ये है कि जागरूकता फैला करके जो लोग बाहर सोते हैं, क्योंकि भेड़िए के अब तक जितने भी अटैक हुए हैं उनमें बाहर सोते, बाहर लेटते हुए लोगों के घर में भेड़िया गया है, उनके बच्चों पर हमला किया है। तो अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो घर के भीतर ही लेटें। उसके लिए वन विभाग की टीमें हर गांव में गश्त कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण भी उनके इस काम में सहयोग दे रहे हैं। स्ट्रेटजी ये है कि अगर लोग घर के भीतर सोएंगे तो भेड़िए के हमले कम होंगे, और ऐसा अगर होता है तो भेड़िया वापस अपने उसी जो हैबिटेट है उसकी ओर लौटेगा, जंगली जानवरों का शिकार करेगा। क्योंकि भेड़िया 4 से 5 दिन एक बार शिकार करने के बाद तो काम चला सकता है, लेकिन उसके बाद उसको भूख लगेगी और वो शिकार करेगा ही करेगा। अच्छी बात यह है विवेक कि 6 रातें बीत चुकी हैं और अब तक भेड़िए के अटैक की कोई खबर नहीं आई है। तो वन विभाग को ये दावा करता है कि अगर इस स्ट्रेटजी पर चलते रहेंगे, लोग घर के भीतर सोते रहेंगे और भेड़िए के हमले रुकेंगे, तो भेड़िया फिर से अपने उसी पुराने तौर तरीकों पर लौट आएगा शिकार के, जो अब तक वो करता रहा है। तो ये एक कारगर तरीका साबित हो सकता है और इसी पर वन विभाग लगातार काम कर रहा है। और ये एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट का ही असर है कि हमने रात भर जागकर उन इलाकों में रिपोर्ट्स किया। हमने वो जड़े दर्शकों को और वन विभाग को और सिस्टम को, सरकार को बताई कि आखिर दिक्कत कहां है। 151 हेक्टेयर का जंगल है, गन्ने के खेत में इसमें नहीं गिन रहा हूं, सिर्फ जंगल आपको बता रहा हूं। गन्ने के खेत अलग हैं, तो उसमें से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल तो होगा। तो उससे जरूरी है कि आप सावधान रहे, इलाके में बिजली रहे, लोग घरों के अंदर सोएं, तब जाकर कुछ समाधान निकल सकता है। बहराइच में सर्च ऑपरेशन आदमखोर पर एक और बड़ा अपडेट आपको बताता हूं, और अपडेट यह है कि बहराइच में भेड़ियों के वायरल वीडियोस सामने आए हैं जिनमें वो एक खेत से दूसरे खेत में भागते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो महसी में घाघरा नदी के किनारे का बताया जा रहा है। ये वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वायरल वीडियो है जो खेतों में भेड़िए दिखे हैं। देख रहे हैं ना आप,
ये घाघरा नदी है, बस उसी के बगल में कछार का इलाका है और वहीं पर बड़े बड़े गन्ने के खेत हैं। जहां नदी होती है वहां जो पानी है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, तो वहां पर आसानी से ये गन्ने की फसल लगाई जाती है। बड़े बड़े गन्ने के खेत है, जंगल अलग से, तो ये इनको बहुत आसानी से घूमना फिरना और रहना उनका हो जाता है, जिसकी वजह से और उसी के होते हुए ये रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। अब वीडियो वायरल है, आगे बढ़ दिए। भेड़ियों के खौफ के चलते कई ग्रामीण शेल्टर होम में पनाह लेने को मजबूर हैं। डर की कहानी उन्हीं ग्रामीणों की जुबानी मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भेड़िए के आतंक से त्रस्त बहराइच के गांवों में आश्रय स्थल बनाए गए हैं। चंदपैया गांव में इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर कई सारे लोग ऐसे आकर के रुके हुए हैं जिनके घर में रुकने के पूरे संसाधन और इंतज़ाम नहीं है। इन आश्रय स्थलों में ज़्यादातर वृद्ध लोग हैं जिनके घरों में या तो दरवाजे खिड़की नहीं हैं या फिर उनके कच्चे मकान हैं जिनमें दरवाजे खिड़की लग नहीं सकते हैं। ये पंचायत भवन में आप लोगों ने जो ये आश्रय स्थल बनाया है, ये कितने दिन पहले बना है और उसमें कितने लोग रहने आ रहे हैं? ये 5-6 दिन से लोग रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये कितनी संख्या रहती है लगभग इनमें आने वालों? इसमें संख्या 6-7 लोगों की इस समय हो जाती है। अच्छा। 6-7 लोग कौन होते हैं ये कुत्ती है। कुत्ती। मेरा ये कहने का मतलब है कि इन 6-7 लोगों के पास क्या रहने का इंतजाम नहीं? इनके रहने का इंतजाम नहीं है। इनके पास जो है फूस छप्पर वाला मकान है, उसी में रह रहे हैं, पल्ला दरवाजा नहीं है। और इन लोगों के यहाँ भेड़िया आ चुका है। भेड़िया कब आया था आपके यहाँ? भेड़िया आए, हमारे पोते को उठा लगे 10 कसी पर छोड़ पाया। और रहने की जगह नहीं है। दो बच्चे हैं तो वो अपने घर में तिरपाल और टांट कर रहते हैं। और वहाँ जो ना हमारे रहने की जगह नहीं थी। तुम बात भेड़िया ने हमला किया तो बच्चा कहाँ पर था? बच्चा भेड़िया जो ना खटिया पर से उठा ली। खटिया मतलब घर के बाहर पड़ी हुई? हाँ। घर में रहने के अंदर रहने की जगह नहीं है? नहीं रहती। घर में साहब हमारे साथ घर साहब नहीं है साहब, वैसे बनना पड़ा है। वैसे चटिया घर है और तमाम मुहारा वो हम साहब घुसी हो घर में। ये कहो कि सब घरा से तो 4 घंटा जाग पड़े तो साहब जान बच गई साहब सबके जो है। भेड़िए के आतंक की वजह से अब हम लोग 2-3 दिन से यहीं रहते हैं। यहीं हमको सुविधा सब मिल जाती है। हाँ, दरवाज़ा भी लगा हुआ है जो कि आराम से हम यहाँ में इस दरवाजे को बंद कर लेते हैं। हाँ, बंद कर लेते हैं। लेटरिन भी है इसी में, जो हमको कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। हाँ, ये वो लोग हैं जो भेड़िए की दहशत से डरे हुए हैं और इस आश्रय स्थल की शरण में पिछले कई दिनों से हैं। क्या और भी लोग आते हैं? संख्या बढ़ने की उम्मीद करते हैं क्योंकि भेड़िए का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ। दो भेड़िए अभी भी नहीं पकड़े। संख्या बढ़ सकती है जी, और संख्या बढ़ेगी तो स्कूल में व्यवस्था करा दिया जाएगा। अभी यहाँ व्यवस्था और हो सकता है। हाँ, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ ये पूरा एरिया खाली पड़ा है। इतने ही बेड अभी इधर और भी लग सकते हैं। जी। आइए अब आपको लिए चलते हैं मुंबई के लाल बाग। गणपति बप्पा के पंडाल में लाल बाग के राजा का खजाना खुल गया है। यहाँ पहले दिन के दान और चढ़ावे की काउंटिंग हो रही है। नोटों के अंबार दिख रहे हैं, सोने और चांदी की पेटी भी खोली गई है। वो तस्वीरें भी आ गई हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। अब देखिए कैसे लाल बाग के राजा का जो दरबार है वो सजा हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें आपको भक्त नजर आएंगे। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें। कितना भव्य, कितना दिव्य, कितना विहंगम दृश्य आपको दिख रहा है। गणपति की पूजा वैसे तो पूरे देश में होती है, मुंबई में यहाँ लाल बाग के राजा पर काफ़ी जो ध्यान केंद्रित होता है। अब ये देखिए जो चढ़ावे चढ़ रहे हैं, नोटों की माला, सोने चांदी सब कुछ चढ़ाया जाता है। अब उसकी गिनती शुरू हो गई। अब आप देखिए ये तस्वीरें कैसे जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। इतने चढ़ावे, इतने आभूषण तब चढ़ते हैं और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाल बाग के राजा को जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, ये उसी की गिनती हो रही है। उसी के फुटेज आए हैं, उसी की तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब काउंटिंग शुरू हो गई है, आंकड़ा सामने आएगा। वैसे हर साल जो है ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और हर साल जो है ये आंकड़ा बढ़ता ही जाता है। अब की बार देखिए जब काउंटिंग शुरू हो गई, क्योंकि आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पैसे हैं ये कम तो हैं नहीं, आंकड़ा बहुत ज़्यादा होने वाला है। आभूषण भी लोग चढ़ाते हैं, कई तरह से जो पैसे हैं उनके अलग अलग तरीके से मालाएं बनाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। उसी की जो तस्वीर है, गड्डियाँ देखिए, ये पैसों की गड्डियाँ, उसी की जो तस्वीर है वो आई है, लोग चढ़ाते हैं। वही हम आपको दिखा रहे हैं कि लाल बाग के राजा के जो दरबार में जो पंडाल है वो तो सजा। अब ये देखिए, पहले तो मैं आपको दिखा रहा था पैसे, अब सोने चांदी के आभूषण देखिए। खुद जो गणपति हैं, गणेश जी हैं, वो भी वहाँ पर चढ़ाए गए हैं। डॉलर भी हैं और अलग अलग देशों की जो मुद्राएं हैं
वो भी यहाँ पर चढ़ाई गई हैं। ये देखिए सोने के आभूषण हैं, नोटों की गड्डियाँ हैं, चांदी के आभूषण हैं, अलग अलग मोदक हैं, वो सारी चीज़ें, पान हैं, धातुओं से बनी हुई हैं, वो सारी चीज़ें चढ़ाई गई हैं। और राजा की पेटी यानी कि दान पेटी खुल चुकी है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर ये पहले दिन की दान पेटी को खोला गया है और यहाँ पर ये चढ़ावा जो आप देख पा रहे हैं, ये उन आम भक्तों की तरफ से चढ़ाया गया है जो बापा के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ इंडियन करेंसी, आपको दिनार, डॉलर, ऐसे विदेशी करेंसी भी देखने मिलेगी। और सबसे बेहतरीन बात कि इस तरह जो माला होती है, वो माला को बनाकर फूलों की तरह सजाकर इन रुपयों को जो है वो दान किया गया है। तमाम जो लालबाग के राजा के मंडल के लोग हैं वो यहाँ पर इसकी गिनती कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो चढ़ावा है ये आम भक्तों की तरफ से चढ़ाया गया है। और इसमें तरह तरह से चीज़ें होती हैं, सोने चांदी भी इसमें शामिल होते हैं। साथ ही जो खत होते हैं, जो बाप्पा तक अपने खत पहुँचाना चाहते हैं, वो खत भी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। ये एक मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ, ये हार यहाँ पर बनाया गया है नोटों से और इस हार को जो है लालबाग के राजा को चढ़ाया गया है। ये 50 रुपए का जो हार है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो ऐसे छोटे छोटे नोटों को लेकर यहाँ पर जो है हार चढ़ाया गया है। यहाँ पर आपको डॉलर, दिनार, तमाम जो विदेशी करेंसी है वो भी देखने मिलेगी। और ऐसे में जो बैंक के कर्मी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर गिनती की जा रही है। ये प्रशांत में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको दिनार दिखाई देगा, आपको डॉलर दिखाई देगा, सोने चांदी की जो भेंट है वो राजा को चढ़ाई जाइए, कुछ खत जो है वो यहाँ पर होते हैं। तो पूरी तरह से जो दान पेटी है लालबाग के राजा की पहले दिन की वो खुल गई है। बीते वर्ष की अगर बात करें तो करोड़ों में जो दान है वो लालबाग के राजा को चढ़ा था। ये महाराष्ट्र बैंक और जीएसआर महानगर बैंक के तमाम कर्मी हैं, इनके पास काउंटिंग मशीन रखी गई है। प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर इस पूरे दान की काउंटिंग होती है। आज जानिए एक बड़ी खबर। राजस्थान के उदयपुर में पैंथर का आतंक है। रविवार को 3 महिलाओं को निशाना बनाया इसने। 2 महिलाएं बचकर भाग गई, एक को मार दिया। घटना के बाद नाराज लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। मौके पर 3 थानों की पुलिस मौजूद है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, वो जो बवाल हुआ था उसी की आ गई हैं ये सामने तस्वीरें भी। पैंथर रविवार यानी कि आज का दिन 3 महिलाओं को निशाना बनाया। 2 बचकर भाग गई लेकिन एक को मार दिया उसने। नाराज लोग थे, रास्ता जाम कर दिया, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। अपडेट जैसे होगा मैं आपको बताता रहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।